नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में देख लिया था। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वैदिक काल भी देखा था और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल भी देखा था। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी या 500 बीसी का। मैंने वहाँ तक बताया था आपको कि उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई थी और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, यानी जटिलता आ गई थी। स्त्रियों की दशा कमज़ोर हो चुकी थी, ब्राह्मणवाद बढ़ चुका था, यानी कर्मकांड अधिक हो चुके थे, पाखंडीपना जो होता था वो अधिक बढ़ चुका था। सन 600 के आसपास में आपको मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि लोहे का आविष्कार होने के कारण मगध साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे उत्कर्ष होने लग जाता है उसका। और यहाँ पे सन 600 ईस्वी के आसपास में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक में तो जनपद ही बन रहे थे, अब धीरे धीरे वो जनपद बड़े होने लग गए, महाजनपद बन जाएंगे। तो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो महाजनपद युग रहता है 600 बीसी से 300 बीसी के आसपास में, करीब करीब 300 साल का। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फिर भी 300 साल के आसपास में हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। उसके बाद में मगध वंश के बारे में समझेंगे कि उन सभी 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध वंश ही इतना बड़ा क्यों बना। ठीक है, मगध वंश में मगध साम्राज्य हुआ एक तरीके से। तो मगध साम्राज्य या मगध क्षेत्र में अलग अलग वंश हुए, जिनमें से सबसे पहले शुरुआत हुई है आर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद में नंद वंश, फिर मौर्य डायनेस्टी, फिर सुंग डायनेस्टी और फिर कण्व डायनेस्टी। ये पूरा एक सीरीज में देखेंगे। देन हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमणकारियों की भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे पहले पर्शियन, यानी आज के समय इराक ईरान वाले। आज के समय पे जो ईरान है उसे पुरानी पुराने समय पे पर्सिया कहा जाता था। तो पर्शियन जो है वो विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण करेंगे। फिर उसके बाद में ग्रीक, ग्रीक यानी आज के समय पे हिंदी में जो यूनान बोलते हैं, तो यूनान के जो महत्वपूर्ण राजा रहे अलेक्जेंडर, वो भी भारत की तरफ आकर के आक्रमण करेंगे। तो विदेशी आक्रमणकारियों को हम देखेंगे, जिनमें से पर्शियन और ग्रीक आक्रमणकारियों को देखेंगे। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो अब जो कहानियां हैं वो राजा महाराजाओं पे, बड़ी बड़ी लड़ाइयों पे, बड़े बड़े साम्राज्यों पे आ जाएंगी। जिस तरीके से आप सुनते हैं ना कि डेट्स याद करना, राजा महाराजाओं के नाम याद करना, वो इतिहास अब आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े एम्पायर आपको देखने को मिलेंगे, बड़े राजा जो अपने आप को सब चक्रवर्ती सम्राट घोषित करेंगे और बड़े बड़े राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अब इस लेक्चर के बाद में कहानी हो जाएगी। अब राजाओं के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको राजाओं के नाम नहीं बताए थे, एक भी राजा का नाम नहीं बताया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 16 महाजनपद की। ठीक है, देखो, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसके अलावा जैन धर्म में भी, उसके अलावा अपने हिंदू धर्म के पुराण और बाकी ग्रंथों में भी महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद हैं उनको थोड़ा सा एक रिलायबल सोर्स मान लिया जाता है, लिटरली सोर्स में सबसे अच्छा मान लिया जाता है। तो 16 महाजनपद थे, अभी थोड़ी देर में आपको याद कराऊंगा। बट एक ओवरव्यू में आप देख लीजिए। कंबोज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर में था। गांधार भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे था। उसके बाद में कुरु जो आज के समय पे हरियाणा वाला क्षेत्र है वहाँ पे था। सूरसेन जो आज के समय पे अपना ब्रज वाला क्षेत्र है, जिसमें मथुरा आगरा भरतपुर आते हैं। मत्स्य जो आज के समय पे जयपुर अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। अवंती नीचे जाने पे मध्य प्रदेश में उज्जैन वाला जो क्षेत्र है। चेदी या चैत्य जिसे बोलते हैं, वो भी एमपी के और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। उसके बाद में वत्स ये यूपी में कौशाम्बी या इलाहाबाद के पास वाला क्षेत्र है। ऊपर आते हैं तो पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, वो अगर ऊपर की साइड में जाते हैं हम, बरेली और रुहेलखंड साइड में जाते हैं तो वहाँ पे। उसके बाद में कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वो आज के समय पे अयोध्या वाला क्षेत्र था। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे था। काशी आप जानते ही हैं, बनारसी जिसे आज के टाइम पे बोला जाता है, यूपी के पूर्वांचल में है।
मगध जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा, जिसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र रही, ये मगध धीरे धीरे अपने आप को बड़ा बनाने लग जाएगा और बाकी सभी जो महाजनपद हैं उनको खत्म करते जाएगा। बज्जी और अंग और सबसे नीचे की साइड में असक या असमक भी इसे बोला जाता है। तो आप जो भी नाम याद रखना चाहें वो याद रख सकते हैं। तो ये 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानियों को हमें याद करना है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, बर्थ ऑफ महाजनपद कैसे हुआ। देखो, उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि आर्य लोग जो थे उत्तर वैदिक काल के समय पे आते आते वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र की तरफ जो है वो पलायन करना शुरू कर चुके थे। ऋग्वैदिक में गंगा यमुना का ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार मिलता है। यानी उन्हें अपना जो गंगा यमुना मैदान था उस तरफ नहीं आए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आयरन का आविष्कार हो चुका था, लोहे का आविष्कार हो चुका था, और वो जंगलों को काटने की कला सीख चुके थे, कृषि को स्थायी कर चुके थे, और इधर की साइड में गंगा यमुना वाले क्षेत्र में आना लग गए थे। गंगा यमुना वाला क्षेत्र ये, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि गंगा यमुना क्षेत्र कौन सा होता है, और उसके अलावा मैंने सिंधु सप्त सिंधु वाला क्षेत्र भी बताया था। ये सप्त सिंधु और ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र। तो गंगा यमुना वाले क्षेत्र गंगा मैदान की तरफ जो है वो बसने लग गए थे। गंगा मैदान जो क्षेत्र है वो उपजाऊ जमीन है वहाँ पे, क्योंकि हिमालय की साइड से वहाँ से बिल्कुल फर्टाइल फर्टाइल जो है वो सॉइल आती है, और यहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है और नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे खेती अधिक हो सकती है। तो खेती अधिक होगी तो उसमें उत्पादन में अधिशेष बचेगा, सरप्लस बचेगा, तो वो स्थायी जीवन जीने लग जाएंगे और जमीन से अधिक उत्पादन उन्हें प्राप्त होगा और वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने लग जाएंगे। यानी यहाँ पे जो रिटर्न है वो लैंड से अधिक हो रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एलिजेंस विद टेरिटरी, यानी जमीन के साथ में अधिक जुड़ाव फील करने लग जाएंगे। अब उनके लिए जमीन अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, जबकि पुराने समय पे गाय या पशु उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थे ऋग्वैदिक टाइम में, लेकिन अब महाजनपद और उत्तर वैदिक काल में उनके लिए जमीन अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो जमीन के लिए युद्ध किए जाने लग जाएंगे, जमीन के लिए युद्ध किए जाने लग जाएंगे। और एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, पुराने समय पे जो सिर्फ और सिर्फ पशुओं के लिए युद्ध करते थे, अब जमीन के लिए युद्ध करने लगेंगे। पुराने समय पे जो छोटा बहुत जनपद बनता था वो ट्राइब एक ही जनजाति का बनता था, लेकिन अब अलग अलग जनजातियां भी मिलकर के एक क्षेत्र को अपने पास में रखने की कोशिश करेंगी। तो अब प्रादेशिक राज्य बनने लग जाएंगे जिन्हें जनपद कहा जाने लग जाएगा। और यहाँ पे अगर ये प्रादेशिक राज्य बड़ा क्षेत्र कवर कर लेंगे तो उसे बोला जाएगा महाजनपद। महान जनपद, महान ट्राइब्स के पैर, यानी पूरा एक क्षेत्र हो गया। तो बड़े राज्यों का निर्माण महाजनपद कहा जाएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। कहानी दोबारा से देखें, शुरुआत में ट्राइबल सेटलमेंट था अर्ली वैदिक में, धीरे धीरे ट्राइबल किंगडम बनने लग गए थे, फिर उसके बाद में 800 बीसी के आसपास में आते आते जनपद बनने लग गए थे, और 600 से 300 बीसी के आसपास में जनपद जो है वो बड़े हो गए और महाजनपद कहलाने लग गए। तो अब हमें 16 महाजनपदों को उनके नाम, उनकी लोकेशन और उनकी राजधानियाँ याद करनी है। ठीक है, ये मैंने मैप लगाया हुआ है, मेरे हैंड रिटन मैप है, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और नीचे मैंने यहाँ पे राजधानियाँ भी लिखी हुई हैं और उनके लोकेशन भी लिखे हुए हैं, आप नोट्स में रिवाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कंबोज ये रहा, कंबोज जिसकी राजधानी राजपुरा या हाटक है, और पाकिस्तान का हजारा जिला इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अफगानिस्तान के बॉर्डर तक था। ठीक है, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक था। उसके बाद में गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है, जिसपे पुराने समय पे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एजुकेशन हब था। तो गांधार, गांधार की राजधानी मैंने आपको बताई तक्षशिला। ठीक है, मैं यहाँ पे गांधार देखता हूँ, गांधार ये रहा, तक्षशिला पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे ही जो है वो गांधार है। फिर हम बात करते हैं कुरु। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, सूरसेन, जो कुरु वाला जो क्षेत्र है वो हरियाणा का क्षेत्र रहा, एक तरीके से कुरु को आप हरियाणा वाला क्षेत्र बोल सकते हो। ओके, सूरसेन जिसमें अपना ब्रज क्षेत्र आता है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर ये क्षेत्र आता है, तो उसे सूरसेन कहा जाने लगा, जिसकी राजधानी थी मथुरा। देन मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर आज के समय पे जयपुर में आता है। तो मत्स्य महाजनपद में अपना भरतपुर, अलवर और अपना जयपुर आता था। देन नीचे जाते हैं तो अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है।
तो ये एमपी वाला क्षेत्र में। और सबसे नीचे नीचे जाते हैं तो अस्सक बोलते हैं और इसे असमक भी बोल देते हैं। और इसकी राजधानी जो है वो है पोतन। ठीक है, ये राजधानी याद रखनी है आपको। ये नीचे सबसे नीचे साउथ में है। तो असमक जो है या अस्सक जो है उसकी राजधानी है पोतन, नर्मदा व गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, देन हम इधर बात करते हैं चेतीय या चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, जिसे सोथीवती भी कहते हैं। ये बुंदेलखंड एमपी में जो आता है उस क्षेत्र में। बत्स बत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी आज के समय पे इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऊपर से बात करते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो उत्तराखंड से टच होने वाला जो रुहेलखंड प्रदेश है उसे बोल सकते हो आप। ओके, देन कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो एक तरीके से आज के समय पे अपना अयोध्या वाला क्षेत्र आप बोल सकते हो। श्रावस्ती यानी फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद गोंडा और बहराइच वाला क्षेत्र। ओके, देन हम बात करते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ये यूपी में आता है और ये टच जो होता है वो ऊपर की साइड में नेपाल से टच होता है। ठीक है, मल्ल कुशीनगर इसकी राजधानी है। देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर वाला क्षेत्र जो है वो मल्ल के अंडर आता था। काशी बनारस इसकी राजधानी रही, तो काशी वाला क्षेत्र आपको पते से पता है। उसके बाद करते हैं बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी बज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी। और वैशाली और उत्तर बिहार के जिले इसके अंतर्गत आते, तो बिहार वाला हिस्सा था। अंग भी बिहार वाले हिस्से में आता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है वो मगध रहता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में बचता है वो मगध। मगध की शुरुआती राजधानी उन्होंने राजगृह में बसाई थी और उसके बाद में उन्होंने गंगा किनारे पाटलिपुत्र में राजधानी बसाई थी। तो ये मगध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और धीरे धीरे ये मगध जो है वो बाकी सब पे कब्जा करना शुरू कर देता है और ये पूरे भारत को एक छत्र पूरे भारत को अखंड कर लेता है। तो ये मगध का जो है वो राइज होगा। तो ये आपको याद रखना है कैसे भी करके। आपसे लोकेशन पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए। कंबोज पूछ लिया जाए किस क्षेत्र में है, तो आपको याद रहना चाहिए कंबोज की राजधानी आपको याद रहनी चाहिए कि हाटक है। उसके अलावा गांधार पूछ लिया जाए, गांधार की राजधानी आपको याद रहनी चाहिए तक्षशिला है। आपको मत्स्य पूछ लिया जाए उसका क्षेत्र कहाँ पे, जयपुर वाला क्षेत्र जो है उसकी राजधानी विराटनगर है। आपको अवंती पूछ लिया जाए तो अवंती की राजधानी उज्जैन आपको याद रहनी चाहिए, एमपी वाला क्षेत्र है। आपसे अस्सक पूछ लिया जाए, अस्सक जिसकी राजधानी पोतन है, वो सबसे दक्षिणतम है, नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। उसके अलावा आपसे चेतीय पूछ लिया जाए तो उसकी राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला इलाका। ठीक है, आपसे चेतीय पूछ लिया जाए, चेतीय जिसकी राजधानी शक्तिमती है। आपसे पूछ लिया जाए कौशल, कौशल की राजधानी क्या है, तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। पांचाल पूछ लिया जाए, पांचाल किस क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है उसकी राजधानी जो है वो अहिच्छत्र है। मल्ल पूछ लिया जाए, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, ये नेपाल से टच हो रहा है और गोरखपुर वाला सा क्षेत्र जो है वहाँ पे। उसके अलावा काशी की राजधानी तो आप पता ही है। अंग की राजधानी चंपा आपको याद रखनी है और बज्जी की राजधानी आपको याद रखनी है वैशाली। तो ये लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए और इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ये आपके महाजनपद होते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और महाजनपद। ये आपने देख लिया महाजनपद बनने की कहानी, जिसमें महाजनपदों को वो फोर्टिफाइड कर देते हैं, उनके चारों तरफ किला बना लेते हैं। किला बनाने का कारण क्या है, ताकि वहाँ अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित रहें और वहाँ का साम्राज्य सुरक्षित रहे। और उसके अलावा किला बनाने का मुख्य उद्देश्य दूसरा जो है वो है कि ये बाकी महाजनपदों को दिखाना कि कितने समृद्ध हैं हम। जितना भव्य किला होगा उतना ही दूसरे वाले आदमी को पता चलेगा कि यार इसके पास में पैसा अधिक है। और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होने लग गए हैं महाजनपद बनने के बाद में। और इन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट यानी इन राजनीतिक जो युद्ध हो रहे हैं इनका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाता है, मगध उठाता है। तो अब हम देखेंगे रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द मगध, यानी मगध राज्य के उदय के कारण। मगध ही क्यों उदय हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला तो मगध के पास में ज्योग्राफिकल एडवांटेज था, भौगोलिक फायदा था। भौगोलिक फायदा किस तरीके से, क्योंकि एक तो उसके पास में होके गंगा नदी जा रही है, उसके अलावा बाकी नदियां भी हैं, सोन नदी है, ऊपर की साइड से आने वाली कोसी नदी है। तो ये वहाँ पे नदियाँ बहुत हैं, तो निश्चित सी बात है नदियाँ जहाँ अधिक होंगी तो वहाँ फर्टाइल लैंड होगी, वहाँ उपजाऊ जमीन होगी। और उपजाऊ जमीन होगी तो सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा तो टैक्स अधिक होगा, टैक्स अधिक होगा तो राजा के पास में पैसा अधिक होगा, और राजा के पास में पैसा अधिक होगा
तो उसके पास में आर्मी भी बढ़ी हुई। पहला कारण तो ये हुआ कि उनकी ज़मीन उपजाऊ है, इसलिए उनके पास में आर्मी है। दूसरा कारण, ये तो ज्योग्राफिकल फ़ायदा उठा लिया। दूसरा कारण, उनके पास में मटेरियल एडवांटेज था। मटेरियल, वहाँ पे जो खाने निकल के आई थी, जो आज के समय पे झारखंड वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारी खान और खनिज निकल के आए थे। उनका फ़ायदा जो है वो मगध वाले लोगों ने उठाया। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो मिनरल रिच है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है वो खनिज पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट आयरन था। और उस आयरन से जो है वो टूल्स यानी औजार और बीपन्स यानी हथियार बनाए जाते थे। टूल्स यानी औजार, यानी खेती करने के लिए इम्पोर्टेंट हथियार औजार मिल गए उनके लिए, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा। और वेपन्स यानी युद्ध के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट हथियार मिल गए। अब युद्ध में उनके पास में मजबूत हथियार होंगे ताकि वो सामने वाले को हरा सकते हैं। तो दो फायदे हुए उनके लिए मेटेरियल एडवांटेज से, यानी खनिज जो निकल के आया उससे दो फायदे हो गए उनके लिए। उसके अलावा वहाँ पे टिम्बर, लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि जंगल थे, जंगलों को काटा जा रहा था, तो लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में थी, तो वो आसानी से किला बना सकते थे। जितना अधिक लकड़ी होगी उतने अच्छे बड़े किले बनाएंगे वो। ओके। और उसके अलावा मगध वाले क्षेत्र में हाथी पाए जाते थे, तो वहाँ के राजाओं ने उन हाथियों को पाल लिया। और हाथी जो है वो एक तो शक्ति का प्रतीक है, युद्ध करने जाओगे तो आपको हाथी बहुत एडवांटेज देने वाला है। दूसरा, हाथी के पास पावर है, तो आप किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और हाथी आपको फोर्टिफाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे, हाथी आपको किला बनाने में आपकी सहायता करेंगे। तो हाथियों वाला एडवांटेज भी उन्हें मिला। देन उनके पास में जो राजधानी उन्होंने बनाई वो काफ़ी सेफ थी। सेफ किस तरीके से, कि उन्होंने पहली राजधानी जो बनाई वो राजगृह को या राजगिरी को बनाई। राजगिरी अपने आप में 5 जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो पूरी तरीके से सेफ था, बाहर से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए पहली राजधानी उनकी सेफ हुई, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, राजगिरी। उसके बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र, जो आज के समय पे पटना है, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र जो था वो गंगा नदी के किनारे और सोन नदी के किनारे था, तो ये अपने आप में भी जल दुर्ग मान सकते हो, इसके अपने आप में जल दुर्ग मान सकते हो। तो ये भी काफी सुरक्षित राजधानी थी, ताकि दूसरा जो आक्रमण करने वाला है वो 100 बार सोचेगा कि आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसे अगली बात किस तरीके से राइज होने का, कि वहाँ का जो समाज था, मगध जो क्षेत्र है उसका जो समाज था वो अनऑर्थोडॉक्स था, वो रूढ़िवादी नहीं था, वो नई विचारधाराओं को लेकर के आने वाला था। कोई नई चीज है उसे एक्सेप्ट करने वाला था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, आजीवक को अपनाया, इन सबको अपनाने वाला था और नई नई चीजें करने वाला था और एक्सप्लोर करने वाला था, अनऑर्थोडॉक्स था। अगर ऑर्थोडॉक्स होता, रूढ़िवादी होता, तो पुराने समय पे जो पाखंड चला रहा है उसी को फॉलो करता। लेकिन वहाँ का जो समाज था वो एक्सप्लोर करने वाला था, नई नई चीजें खोजने वाला था। नई चीजें खोजेंगे तो निश्चित सी बात है आप डेवलप होने वाले हैं। ओके। तो वहाँ का समाज जो था वो अनऑर्थोडॉक्स था। उसके बाद में वहाँ जो है वो ट्रेड का राइज हुआ, मेटल मनी का राइज हुआ और नए कस्बों का राइज हुआ। यानी वहाँ पे मुद्रा का जो है उदय हुआ, वहाँ पे व्यापार का विकास हुआ, और वहाँ पे छोटे छोटे कस्बे जहाँ पे व्यापार किया जा सकता है, ट्रेड सेंटर के रूप में उनका विकास हुआ। और जितने ट्रेड सेंटर बनेंगे उतना ही वो राज्य समृद्ध होता जाएगा, जितना अधिक व्यापार होगा उतना ही राज्य समृद्ध होगा। तो ये प्रमुख कारण रहे राइज ऑफ द मगधा एम्पायर। ठीक है। ये कारण कौन कौन से रहे, पहला ज्योग्राफिकल एडवांटेज, गंगा नदी, उपजाऊ मैदान, सरप्लस, अधिक बड़ी आर्मी। देन मटेरियल एडवांटेज, जिसमें आयरन, आयरन मिलेगा तो आप औजार बनाओगे, आप हथियार बनाओगे। औजार से खेती में आपको फायदा है, हथियार से आपको युद्धों में फायदा है। लकड़ी मिल रही है, फोर्टिफाइड कर सकते हो। एलिफेंट मिल रहे हैं, आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। उसके अलावा आप युद्ध में भी एडवांटेज लेने वाले हो। राजधानियाँ सेफ हैं, किस तरीके से सेफ है, राजगिरी 5 हिलों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के किनारे। समाज का कैरेक्टर जो है वो अनऑर्थोडॉक्स है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, और राष्ट्र में ट्रेड जितना बढ़ेगा उतना ही कोई भी साम्राज्य हो वो बढ़ता जाएगा। अमेरिका आज के समय पे वर्ल्ड पावर है, उसका पहला कारण ट्रेड। जिसका व्यापार अधिक होगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। चाइना, उसने अपना ट्रेड बढ़ाया पिछले 20-30 सालों में, आज चाइना नंबर 1 होने को है। ठीक है। किसी समय भारत का ट्रेड पूरे विश्व में होता था, तो भारत पूरे विश्व में नंबर 1 था। तो बस जिसका ट्रेड अधिक होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट। अब राजधानियां देख लीजिए मगध महाजनपद की, उनकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है। राजगृह जो है वो 5 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था एक तरीके से। ठीक है। वो एक ही सकरे रास्ते थे जाने के लिए। उसके बाद में पाटलिपुत्र वो सोन और गंगा नदी के किनारे था, तो ये अपने आप में सेफ लोकेशन थी।
अब आपको मैं राजगृह लोकेशन में दिखा देता हूँ कि राजगृह कहाँ है, गूगल मैप में दिखा देता हूँ। देखिए गूगल मैप है, मैं इसमें बिहार की साइड में जा रहा हूँ और बिहार की साइड में गया और बिहार शरीफ और नवादा के बीच में यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ दिखने लग गई होंगी। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये राजगीर है। तो यहाँ पे राजधानी थी, वहाँ पे ये वाला जो पहाड़ियों से चारों तरफ घिरा हुआ है वहाँ पे राजधानी थी। तो यहाँ जरासंध का अखाड़ा आपको दिख रहा होगा, रत्नगिरी राजगिरी यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये बिंबिसार का कारागृह जहाँ पे बिंबिसार को जो है वो कैद में रखा गया था उसके पुत्र के द्वारा। तो ये वाला जो है वो राजगीर है, ठीक है, जहाँ पे चारों तरफ से, पांचों तरफ से, क्योंकि 1 2 3 4 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी राजधानी पटना की, तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, थोड़ा सा ही दूर पे आप देखेंगे सोन नदी है। तो ये अपने आप में जो है वो सुरक्षित था जल के कारण, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र था वो पटना, यानी दो जो है वो राजधानी उनकी बिल्कुल सेफ कैपिटल के रूप में थी। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के राजवंश कौन कौन से रहे। सबसे पहले तो हर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में शुंग और फिर कर्ण। ये थोड़ा सा फ्लो में याद रख लेना, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कर्ण, शिशु, शुंग और कर्ण, ठीक है। तो शुरुआत होती है हर्यक डायनेस्टी से। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो राजगिरी रखी, लेकिन बाद में उदयन राजधानी पाटलिपुत्र लेकर के आया था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए बिंबिसार जो है वो 544 बीसी से 492 बीसी तक करीब करीब 50 साल जो है वो इस मगध वाले क्षेत्र पे शासन करता है। और बिंबिसार जो है वो यहाँ पे जो हर्यक डायनेस्टी है उसका संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक था। इसने ही बसाई थी, तो राजधानी जो है वो राजगृह में अपनी राजधानी बसाई थी, जिसे हम राजगीर भी बोल सकते हैं, राजगीर भी बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे उसने राजधानी बसाई थी। और बिंबिसार जो था वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन था, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने 3 तरीके से साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी अपनाई। पहला तो ये शादी करता था, जो भी दुश्मन या पड़ोसी राज्य थे उनके साथ में पहले कोशिश करता था कि ये मैट्रिमोनियल अलायंस कर ले, शादी कर ले, उनकी सिस्टर से, उनकी बेटी से शादी करेगा तो उनके साथ में अच्छे संबंध हो जाएंगे, तो मोस्टली उनके साम्राज्य को खुद ही हड़प लेगा। दूसरा, उसने दोस्ती की स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ में। और तीसरा, जो कमजोर थे उनको डायरेक्टली उसने आक्रमण किया और जीत लिया। तो इसने अपना मगध वाला क्षेत्र जो है वो बढ़ाया। इसके समय पे जीवक जो था यहाँ पे बिंबिसार के कोर्ट में, बिंबिसार के समय पे यहाँ पे जो था वो राजकीय चिकित्सक था। तो की पॉइंट याद रखना, बिंबिसार का राजकीय चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का राजकीय चिकित्सक था जीवक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मतलब यहाँ पे नॉर्मल था ये कि राजा के बेटे के द्वारा मार दिया जाता था। तो किल्ड हर फादर, यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता था। पैट्रिसाइड की थी, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता था। इसी के समय पे भगवान बुद्ध जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी, या उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसके समय पे ही पहली बुद्ध काउंसिल हुई थी। इसके समय पे ही पहली बुद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसने 2 इनोवेटिव वेपन्स जो है वो इजाद किए थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उनका नाम है महाशिलाकंटक और एक का नाम है रथमूसल। आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो इन दोनों को ही देखा होगा। ये इसमें पत्थर रखा हुआ है, इसे बोला जाता है महाशिलाकंटक। पहले इसमें पत्थर रखा जाता था और इसे छोड़ दिया जाता था, तो पत्थर इस तरीके से पैराबोला बनाते हुए सामने दुश्मन की टेरिटरी में जाकर के गिरता था, तो ये होता था महाशिलाकंटक। और ये जो है वो रथ मूसल, इसमें ये जो घोड़ा, इसके साथ में रथ, इसके आगे इस तरीके से जो है वो लोहे की तलवार टाइप में या इस तरीके से जो है वो बना दिया जाता था। जैसे जैसे घोड़ा बढ़ता था तो उस तरीके से जो है वो घूमता था, और घूमने के कारण जो सामने जितने भी सैनिक आते थे वो सब मरते जाते थे। इसे बोला जाता था रथमूसल। इन दोनों का बाहुबली मूवी में यूज किया गया, अगर आपने देखा हो, ठीक है। उसके बाद में उसका बेटा उदयन बना, उसने अपनी राजधानी को जो ट्रांसफर कर लिया पाटलिपुत्र में। और धीरे धीरे जो है, या उदयन के बाद में जो भी राजा आए वो बहुत कमजोर थे, और
एक उनका महामंत्री या प्रधानमंत्री जिसका नाम था शिशुनाग, उसने एज ए किंग वहां पे इस वंश को खत्म कर दिया, हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। तो अब शिशुनाग जो है वो नया राजा बन जाएगा और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा। ठीक है, तो अब की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखने हैं इसमें से आपको पहले तो 3 नाम याद रखने होंगे कि हर्यक वंश के 3 प्रमुख राजा कौन से थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। समय आपको याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि किसके समकालीन थे। ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि अगर भगवान बुद्ध और गौतम महावीर के समकालीन थे, गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, तो आप अनुमान लगा लोगे इस समय कौन सा रहेगा। तो बिंबिसार फाउंडर थे, उन्होंने राजधानी राजगिरी में बनाई थी। बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। 3 तरीके से साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई: शादी करना, दोस्ती करना और आक्रमण करना। और जीवक इसका राजकीय चिकित्सक था। अजातशत्रु ने इसे मार दिया था, इसलिए उसे अजातशत्रु को पितृंता कहा जाता था। भगवान बुद्ध इन्हीं के समय पे जो है, इन्हीं के शासनकाल में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और पहली बुद्ध काउंसिल किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। 2 प्रमुख हथियार बनाए थे, महाशिला कंटकम और रत्नमुसल। उदयन, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद में वीक सक्सेसर आए और फिर बाद में शिशुनाग जो इनका महामंत्री था, उसने जो है वो यहाँ पे इस हर्यक वंश को खत्म करके और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैप लगाया हुआ है, उस मैप में मैंने आपको हर्यक वंश का चित्र बताया हुआ है। ओरिजिनली तो यहाँ पे राजगीर है और यहाँ पे पटना है, तो शुरुआत में तो मगध इतना ही था, लेकिन हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने इस क्षेत्र का विस्तार किया और इस क्षेत्र का विस्तार ये इस क्षेत्र से बढ़ाते हुए और यहाँ तक कर दिया, आसपास वाले क्षेत्रों तक। तरीके क्या थे? शादी कर लो, दोस्ती कर लो या आक्रमण कर दो कमजोर पर। इस तरीके से जो है वो हर्यक वंश ने बढ़ा दिया। शिशुनाग वंश बाद में आता है। शिशुनाग वंश ने क्या किया? यहाँ तक तो था ही पहले से, अब उसे बढ़ाते हुए और आगे तक लेके चला गया। इस तरीके से उन्होंने, शेषनाग वंश ने उज्जैनी और विदिशा तक जो है वो अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। और आगे आएगा नंद वंश, तो नंद वंश और अपना क्षेत्र बढ़ा लेगा और इधर बांग्लादेश वाले क्षेत्र तक, नीचे तक पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और ये अपना उड़ीसा के तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। ये नंद वंश आगे आने वाला है। ठीक है, तो शेषनाग वंश की कुछ खास बातें। शेषनाग वंश के बारे में कुछ खास है नहीं। शेषनाग ने इसकी स्थापना की, शेषनाग वंश की, और किसको जो है वो खत्म किया? हर्यक वंश को खत्म किया। इसने राजधानी जो है वो वैशाली लेकर के चला गया। ठीक है, और इसने अवंती वाले क्षेत्र को हराया था। अवंती उज्जैनी वाला क्षेत्र है, यहाँ आक्रमण करके अवंती को हरा दिया था और अवंती पे अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसने अवंती वाले क्षेत्र को हराया था। शिशुनाग की पॉइंट में आपको याद रखना है। और ये राजधानी को जो ऊपर की साइड में वैशाली ले गया था, लेकिन बाद में फिर से पाटलिपुत्र लेकर के आने पड़ा। ओके, इसके बाद में इसका पुत्र कालाशोक, जिसके समय पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो बस इससे रिलेटेड की पॉइंट ये है कि द्वितीय बुद्ध संगीति किसके समय पे हुई? तो कालाशोक के समय पे हुई थी। शेषनाग ने क्या किया? वैशाली राजधानी ले गया, अवंती उसने हरा दिया था और बाद में राजधानी को फिर पाटलिपुत्र लाना पड़ा। अब आता है नंद वंश, जो 345 से और 321 बीसी के आसपास में रहता है। नंद वंश के 2 महत्वपूर्ण राजा रहे, महापदम नंद और धनानंद। महापदम नंद और धनानंद। तो महापदम नंद को बोला जाता है कि ये पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। यानी ये जो नंद वंश की स्थापना कर रहा है महापदम नंद, ये नॉन क्षत्रिय था, क्षत्रिय नहीं था। और इसने एकराट करके एक समाज अपने लिए एक उपाधि धारण कर ली थी और इसके पास में बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए इसे उग्रसेन बोला जाता था। उग्रसेन, सेना अधिक होने के कारण महापदम नंद को क्या बोला जाता था? उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। ये सब हम जो कहाँ से निकाल रहे हैं? पुराणों से या बौद्ध ग्रंथों से या जैन धर्म ग्रंथों से निकाल रहे हैं। ओके, ये सब पूरा इतिहास जो है वो जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे निकाल के लाया जा रहा है। उसके अलावा भी कुछ अन्य जो लाइक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र था, इस तरीके से धर्मेतर साहित्य हैं उनसे भी निकाला जा रहा है। धनानंद, ये धनानंद जो था काफी क्रूर शासक था। इसने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया और इसके समय पे ऊपर की साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में यानी इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे धनानंद का साम्राज्य तो यहाँ तक था, लेकिन यहाँ ऊपर की साइड में और छोटे छोटे राजा थे। तो इन जगहों पे अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था और अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था लेकिन वो वापस चला गया था
उसे चाहता तो आगे की साइड में भी आक्रमण कर सकता था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने धनानंद के टाइम पे आक्रमण किया था, 326 बीसी के टाइम पे भारत में आक्रमण किया था, 326 और 327 बीसी ऐसे बोल सकते हैं उसमें। ओके, ये धनानंद काफी एरोगेंट था और ऑप्रेसिव रूलर था, मतलब ये जो था बहुत अत्याचारी शासक था। ये जनता पे बहुत हैवी टैक्स लगाता था, जनता का शोषण करता था, और जनता के बीच में ये अनपॉपुलर था, जनता इसे पसंद भी नहीं करती थी। तो यहाँ पे चाणक्य जो एक ब्राह्मण था, वो एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक जो बच्चे को एक तरीके से पूरी शिक्षा देता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू इस धनानंद की हत्या करवा देता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो मौर्य वंश जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहने वाला है, 150-200 साल तक रहने वाला है। तो मौर्य वंश जो है वो अगला लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 प्रमुख डायनेस्टीज को देख लिया। कौन कौन सी डायनेस्टी देखी? पहली तो हर्यक देखी, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन देखा। ओके, देन हमने देखा शिशुनाग, शिशुनाग के द्वारा की गई थी, और उसके बाद में यहाँ पे कालाशोक दूसरा रहा था, जिसके समय पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सेकंड। उसके बाद में नंद डायनेस्टी हमने देखी, नंद की वंश की जो शुरुआत हो रही है वो महापदम नंद के द्वारा की जा रही है, और इसका अंतिम शासक जो है वो धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। ठीक है, यहाँ एक अगर कहानी सुनना चाहें तो आप कहानी सुन लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में भी दोबारा से बताऊंगा। धनानंद अत्याचारी और क्रूर शासक था, जनता के बीच में वो बिल्कुल अनपॉपुलर था, जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, टैक्स अधिक लगाता था धनानंद। और एक ब्राह्मण जिसका नाम था चाणक्य, वो ऊपर की साइड में तक्षशिला क्षेत्र में टीचिंग का काम कराता था। उसे लगता था कि अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया है तो आने वाले टाइम पे फिर से अलेक्जेंडर या कोई और दूसरा विदेशी आक्रमण करेगा, और धनानंद जैसा शासक रहा तो हो सकता है कि मगध साम्राज्य खत्म हो जाए। मगध यानी उस समय के लिए इंडिया बोल सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य वही था। तो बोले मगध साम्राज्य खत्म हो सकता है, तो वो धनानंद के पास में आया था। कुछ एक लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक पोस्ट निकाली थी उन्होंने दान केंद्र के लिए, तो उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वहाँ आया था। तो वहाँ पे चाणक्य ने धनानंद को कुछ सीख देने की कोशिश की कि महाराज आप गलत कर रहे हो, आप इस तरीके से अत्याचार मत कीजिए, जनता आपसे परेशान है, आपकी सेना कमजोर है, अगर विदेशी आक्रमण कर आएंगे तो भारत पर आक्रमण कर देंगे और भारत जो है वो खत्म हो जाएगा, आप इसको अखंड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन धनानंद ने चाणक्य की जो है वो एक तरीके से वहाँ पे बात नहीं सुनी, और चाणक्य को वहाँ पे ह्यूमिलेट कर दिया, उसकी उपासना की, और उसे एक तरीके से गलत शब्द बोल दिए थे। वहाँ पे चाणक्य नाराज हो गए, और चाणक्य ने शपथ ली कि धनानंद, मैं तेरा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा, जब तक मैं तुम्हारा साम्राज्य नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो ऐसा वहाँ पे बोल करके वो चले गए। उसके बाद में चाणक्य ने एक बच्चे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धनानंद की कोई दासी थी, मूरा करके, उसके ही बच्चे थे। तो उसे अपनी शरण में लिया चाणक्य ने, और चाणक्य ने उसे बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सब कुछ सिखाए, और उसके पास में सेना बनवाई, सेना बना करके धनानंद पे आक्रमण करवाया, और धनानंद पे आक्रमण करवा के जो है वो नंद वंश की जो है वो समाप्ति कर दी। तो ये पूरी कहानी जो है वो अगले लेक्चर में भी दोबारा सुनाई जाएगी, जो मौर्य वंश की कहानी है। ओके, अब इसी समय पे फॉरेन इन्वेजन होते हैं, जिनमें पर्शियन और मैकडोनियन यानी ग्रीक वाले क्षेत्र के। देखो ये वाला जो क्षेत्र है वो ग्रीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है पर्शियन, जिसे आज के समय पे ईरान बोल सकते हैं, और यहाँ यूनान। तो यूनान वासियों ने भी भारत पे आक्रमण किए, और पर्शियन ने पहले जो आक्रमण शुरुआत की थी वो पर्शियन ने की थी, पहले पर्शिया वालों ने आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण पर्शिया वालों ने, और उसके बाद में अलेक्जेंडर ने करीब करीब 200 साल बाद में किया था। ओके, तो पहले हम देखते हैं ईरानी आक्रमण। तो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन जो हुआ वो ईरानी राजाओं के द्वारा हुआ। तो पर्शियन एम्पायर जिसका नाम था हकमनी वंश वहाँ पे शासन कर रहा था पर्शियन एम्पायर में। तो वहाँ पे राजा था साइरस, जिसे हम दारा प्रथम भी बोलते हैं, और उसने भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, पहली बार में वो हार चुका था। उसके बाद में किंग डायरस, उसने भारत में पंजाब वाले क्षेत्र पे आक्रमण किया, और वहाँ पे उस पंजाब वाले क्षेत्र पे एक तरीके से जीत हासिल कर ली, और उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। यानी इस तरीके से वो आक्रमण करने के लिए आते थे,
अपना साम्राज्य ऐसे बढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ तक उन्होंने पूरा अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था। और ये बात जो है वो करीब करीब 520 बीसी के आसपास में रही शुरुआत में, फिर धीरे धीरे 500 और 400 बीसी के आसपास में टाइम ये रहा होगा। अब ये दो पॉइंट आपको याद रख लेना है। पहला की पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो किंग साइरस था पर्शिया का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। भारत पे पहला सफल विदेशी आक्रमण करने वाला कौन सा था, तो वो था डायरस, जिसने पंजाब वाले क्षेत्र पे जो है वो अधिकार जमा लिया था। तो ये आप ध्यान रखना। और पहला विदेशी आक्रमण जो है वो पर्शियन एम्पायर के द्वारा किया गया था। पर्शियन एम्पायर करीब करीब 200 साल तक, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में करीब करीब 200 साल तक उसने शासन किया। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा? पहला इम्पैक्ट तो ये रहा कि भारत का पर्शिया के साथ में व्यापार बढ़ गया। ठीक है, इसके साथ में व्यापार बढ़ गया, पर्शिया के साथ में भारत का व्यापार बढ़ गया, एक दूसरे का व्यापार बढ़ गया, नंदवंश का और इनका और सब बाकी छोटे छोटे राज्यों का। भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो कि ईरान वाले क्षेत्र की यानी पर्शिया की अरामिक जो लिपि है, अरामिक, इस तरीके से बोले, अरामिक लिपि से ही इन्फ्लुएंस था। खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ है वो पर्शिया की लिपि से ही थोड़ा बहुत जो है वो प्रभावित है। उसके बाद में रॉक इंस्क्रिप्शंस की जो आइडिया है वो पर्शियन लोगों से ही आया था। रॉक इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या हुआ, जो शिलालेख होते हैं, स्तंभ शिलालेख होते हैं, पत्थरों पे जो राजा महाराजा अपना जो लिखवा देते हैं कि हमने वहाँ पे युद्ध विजय प्राप्त की, या कोई शासन आदेश देते हैं, तो वो जो आइडिया है वो पर्शियन राजा यूज करते थे। तो वहाँ से आइडिया जो है वो भारत के मौर्य वंश के द्वारा जो है वो ले लिया गया, जिसमें अशोक के द्वारा रॉक इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं, उनसे ही हमें इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उसके अलावा अशोक ने जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उन पर भी ईरानियन प्रभाव दिखता है। मॉन्यूमेंट्स जो भी स्मारक बनाए, स्तूप, विहार, उन सब पे भी ईरानियन प्रभाव दिखता है, उनकी कला का प्रभाव दिखता है। तो ये इम्पैक्ट रहा पर्शिया का भारत पे, ध्यान रखना है। पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ है वो पर्शियंस के द्वारा हुआ है। शुरुआत में साइरस आया, उसके बाद में डेरियस आया या डायरस आया। ठीक है, उनका इम्पैक्ट क्या रहा? पहले तो व्यापार बढ़ा, उसके बाद में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, उसके बाद में रॉक इंस्क्रिप्शंस, स्तंभ शिलालेख जो है वो वहीं से आइडिया लेकर के आए, और उसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स बने, जो भी स्मारक बने, उनमें कहीं ना कहीं ईरान की जो कला है उसका प्रभाव दिखता है। अब उसके बाद में ग्रीक आक्रमणकारी आए भारत में, और ग्रीक यानी आज के समय पे यूनान। मैप आप ये देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र ग्रीक। ठीक है, सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर के बारे में, इसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, फिलिप इसके पिता का नाम था, और इसका जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रख लेना। फिलिप इसके पिता का नाम था और इसके गुरु का नाम था अरस्तु। तो यहाँ पे मकडूनियन वाला क्षेत्र है, वहाँ से सिकंदर के पिताजी फिलिप ने जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार किया था। नीचे की साइड में उन्होंने एथेंस वाला क्षेत्र और बाकी पूरा ग्रीक जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में ले लिया। और उनका इरादा था कि यहाँ पे जो पर्शियन एम्पायर बना हुआ है, ये पूरा पर्शियन एम्पायर था एक्चुअली में, ये वाला हिस्सा जो था पूरा पर्शियन एम्पायर था, इस पे पूरे पे कब्जा करना। लेकिन उससे पहले ही फिलिप की हत्या हो चुकी थी। तो उसको सपने को पूरा किया था उनके बेटे सिकंदर ने। 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे, और 33 साल की उम्र तक आते आते उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सिकंदर ने इस तरीके से जो है वो अपना चलना शुरू किया, पूरे पर्शिया पे जो है वो विजय हासिल की। पर्शिया पे विजय हासिल करने के बाद में वो भारत की क्षेत्र की तरफ चल दिए थे, और भारत की क्षेत्र की तरफ चलते चलते तक्षशिला वाले जो राजा थे अम्बी, उन्होंने तो वहाँ पे अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन यहाँ पे एक राजा थे, राजा पौरुष। ठीक है, पंजाब के राजा थे। राजा पौरुष ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा सिकंदर से, और आप ये मान सकते हो कि राजा पौरुष ने जो है वो सिकंदर को हरा दिया था एक तरीके से। और जबकि राजा पौरुष उतने बड़ा साम्राज्य नहीं रखते थे, पंजाब वाले क्षेत्र के राजा पौरुष थे, वो बड़ा साम्राज्य नहीं रखते थे। तो बाद में सिकंदर यहाँ से वापस चला गया। अब इतिहासकार कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये चीज़ हमेशा डिबेट की रहती है। विदेशी लोगों ने अपना इतिहास लिखा है तो मान के चलते हैं कि सिकंदर जीत के गया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सिकंदर जो है वो यहाँ पे युद्ध हार गया था राजा पोरुस के साथ में।
राजा पोरुस के साथ में उसे संधि करनी पड़ी थी, और उस संधि के तहत ये पूरा क्षेत्र जो है वो राजा पोरुस के पास ही रहा था, और सिकंदर वहां से वापस चला गया था। बाकी ऐसा बोला जाता है कि राजा पोरुस को हरा दिया गया। राजा पोरुस को हराने के बाद में वो सिकंदर की सेना आगे आई। आगे ब्यास नदी थी, ब्यास नदी पे आकर के उन्होंने जो है वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया सेना ने, क्योंकि वो थक गई थी। अब ये शायद इतिहास को जुटलाने की कोशिश की जाती है, वास्तविकता ये थी, क्योंकि आप खुद से देखिए कि राजा पोरुस दोबारा से राजा बन जाता है, ठीक है। राजा पोरुस मरता नहीं है, सिकंदर घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद में जब वो वापस जा रहा है तो 1 साल बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो युद्ध कौन जीता कौन नहीं जीता, ये इतिहासकार अपने हिसाब से लिख लेते हैं। बाकी वास्तविकता ये थी कि राजा पोरुस ने शायद वो युद्ध जीता था। तो यही कहानी है। अलेक्जेंडर 326 बीसी के आसपास में भारत पे आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक था। उसने पहले बैक्टीरिया वाले क्षेत्र को जीता। बैक्टीरिया यानी ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, पर्सिया और अफगानिस्तान के बीच वाला क्षेत्र, बैक्टीरिया को जीता। फिर उसने काबुल को जीता। फिर वो खैबर पास के थ्रू तक्षशिला के पास में आया, तो आम्बी राजा वहाँ पे था, तो उसने समर्पण कर दिया और अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में पुरु राजा पोरस, पुरु क्षेत्र के जो राजा पोरस थे, वहाँ पे राजा पोरस के साथ में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ हाइडस्पस, यानी बितस्ता का युद्ध। बितस्ता यानी झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। और झेलम नदी के किनारे इस युद्ध में दोनों बराबर रहे होंगे, या सिकंदर हार गया होगा, क्योंकि सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। फिर बाद में इतिहासकारों ने ये जोड़ दिया कि वो रिवर व्यास तक आए थे। इतिहासकारों ने बोला है कि पौरुष को हरा करके वो ब्यास नदी तक आए थे, और ब्यास नदी पे उसकी सेना ने वापस से यू टर्न ले लिया, रिटर्न हो गए वहाँ से। और यहाँ पे भारत में वो सेल्यूकस निकेटर को वो जो है वो अपना गवर्नर नियुक्त करके चला गया, ठीक है। अब वो रिटर्न क्यों लिया सेना ने, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि सेना या तो टायर्ड हो चुकी थी और बीमार हो रही थी भारत के क्लाइमेट के कारण, और उसके बाद में उन्हें डर था कि सामने जो वंश है वो नंद वंश है, जहाँ पे बहुत शक्तिशाली सेना है। नंद वंश अपने आप में बड़ा साम्राज्य था, तो नंद वंश से लड़ना शायद वो सेना नहीं चाह रही थी ऐसा। और बाकी वो पिछले काफ़ी टाइम से 10 साल से निकले हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंचे हैं, तो वो परेशान है सेना के लोग, तो वो वापस जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ से वो रिटर्न कर गए। तो ये जो है वो ग्रीक इन्वेजन की कहानी है, जिसमें सिकंदर ने भारत पे 326 बीसी के आसपास में आक्रमण किया। तो राजा पोरुष याद रख लेना, तक्षशिला का राजा आम्बी याद रख लेना, ठीक है। और उस समय भारत में जो शासन था वो नंद वंश में धनानंद का शासन था, ओके। अलेक्जेंडर ने इंडिया के क्षेत्र में या पर्सिया पे ही क्यों आक्रमण किया, ठीक है, उसका आक्रमण क्यों किया, अपने क्षेत्र पर क्यों नहीं रहा वो। पहली बात तो वो पूरे भारत को और पूरे विश्व को जीतना चाहता था। उसके पास में वो जो थे ना, वो एक तरीके से विश्व विजेता बनना चाहता था। टू गेट वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत बहुत ज़्यादा रिच था, तो भारत की जो है संपत्ति वो पाना चाहता था। जोग्राफिकल नॉलेज का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो, मतलब चीज़ें सीखता रहता था वो सिकंदर, अपने आप में नई नई ज्योग्राफी देखना चाहता था। तो वो जोग्राफिकल नॉलेज के लिए भी जो है वो भारत की साइड में आया। और अगली सबसे फाइनल बात कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट यानी आज के टाइम का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है, ये वाला क्षेत्र, इस तरीके से ये भारत का नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कमजोर शासक थे, इसलिए भी सिकंदर ने आक्रमण किया। अगर यहाँ पे नंद वंश होता या यहाँ पे मौर्य साम्राज्य होता, तो शायद सिकंदर की आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनकी सेना मजबूत होती। तो नॉर्थ वेस्ट में छोटे छोटे राज्य थे जो कमजोर थे, उनका फायदा उठाते हुए सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण का क्या परिणाम रहा, सिकंदर आया, आक्रमण किया, तो यहाँ पे जो भी क्षेत्र उसने जीते थे वहाँ पे वो अपने अलग अलग गवर्नर नियुक्त करके चला गया, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है वो बाद में आप सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसने संधि की थी। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहा, ये पहला यूरोपियन कॉन्टैक्ट था भारत के साथ में, ठीक है, पहला डायरेक्ट यूरोपियन कॉन्टैक्ट हो गया भारत के साथ में। सिकंदर के समय पे जो भी ग्रीक उनके साथ में आए, ग्रीक हिस्टोरियन जो साथ में आए, ग्रीक ट्रेवलर जो साथ में आए, तो ग्रीक की डेट और भारत की डेट को मिलाया गया, तो भारत के इतिहास को लिखने में बहुत आसानी रही। टू बिल्ड इंडियन क्रोनोलॉजी, तो फिक्स एक डेट निकल के आती है 327 और 326 बीसी के आसपास में सिकंदर भारत आया होगा, तो उससे फिक्स अनुमान लग जाते हैं, और डेट्स यहीं से ओरिजिनली ही जो है वो
आगे हम याद करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम जो है वो डेट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ऐसा रहा होगा, कोई आसपास में बोल देते हैं कि इस समय के आसपास, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग साम्राज्यों की डेट्स को मिलाया जाता है तो फाइनल डेट्स पे, क्रोनोलॉजी पे पहुंचते हैं। तो एक तो डेट्स निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल रहा, पहला यूरोपियन कॉन्टेक्ट था। उसके बाद में ग्रीक के साथ में जो है वो व्यापार होने लग गया, मर्चेंट्स होने लग गए, यहाँ मर्चेंट्स जाने लग गए और क्राफ्ट्समैन्स आने जाने लग गए। कल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल पे ग्रीक कल्चर का अधिक इम्पैक्ट पड़ा। गांधार में जो आर्ट स्कूल बना, यानी गांधार की जो कला बनी, गांधार कला बनी, वो अपने आप में ग्रीक कला से बहुत प्रभावित थी। इनडायरेक्टली भारत में यूनिफिकेशन के लिए प्रोत्साहित हुआ कि अगर ऐसे ही छोटे छोटे राज्य रहेंगे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, तो फिर तो विदेशी आक्रमण आते रहेंगे और हमें खत्म करते रहेंगे या हम पे जीत जीत पाते रहेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इंडिया को यूनिफाइड करने की कोशिश की, भारत को अखंड बनाने की कोशिश की। तो जो जितना अखंड होता है, जितना मजबूत होता है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो आक्रमण करने की नहीं सोचता है। तो इनडायरेक्टली आने वाले टाइम पे जो है वो भारत यूनिफाइड हुआ। एंड कुछ ट्रैवलर्स उनके साथ में आए थे, तो उन ट्रैवलर्स से हमें जानकारी मिलती है। ग्रीक लोगों के जो ट्रैवलर्स थे वो अपनी किताबों में लिख के चले गए, तो उनसे पता चलता है कि सती प्रथा थी उस समय, महिलाओं को जो है वो बेचा जाता था। उसके अलावा यहाँ पे भारत में बहुत अच्छी किस्म के जो है वो बैल होते थे, ऐसा जो उनके साथ में ट्रैवलर आए उनसे पता चला। तो क्या इम्पैक्ट रहे, दोबारा से हम देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट रहे जो ग्रीक इन्वेजन भारत पे रहा उसका। पहला तो यूरोप से कांटेक्ट हो गया, दूसरा हमारे डेट्स निर्धारित करने में हमें सहयोग मिला, दोनों के अलग अलग ग्रंथों को मिला करके। ट्रेड जो है वो बढ़ गया यूरोप के साथ में, ग्रीक के साथ में। कल्चर में गांधार कला जो है वो पूरी की पूरी एक तरीके से ग्रीक कला से प्रभावित रही। इनडायरेक्टली भारत जो है वो यूनिफाइड हुआ और जो ट्रेवलर आए उनसे बहुत जानकारी मिली सती प्रथा की, महिलाओं को बेचे जाने की, और भारत में जो है वो अच्छी किस्म की ऑक्स होने की या बैल होने की। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स महाजनपद के रिगार्डिंग। महाजनपद को जो है हम NVPW फेज भी कहते हैं, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज, यानी इस समय ब्लैक पॉलिश्ड बर्तन बनाए जाते थे, तो इसे NVPW फेज भी कहते हैं। ये बर्तनों की एक पूरी कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया था ब्लैक होते हैं, ग्रे होते हैं, एंड उसके अलावा ब्लैक एंड ग्रे होते हैं, उसके अलावा प्रिंटेड ब्लैक ग्रे होते हैं। तो ये पूरा कला संस्कृति में एक लेक्चर रहता है, तो वहाँ देख लेंगे आप। ओके, गंगेटिक प्लेन में जो है वहाँ पे सॉइल अच्छी थी, तो वहाँ पे पॉलिश्ड और लग्जरी प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जिनमें NBPW की जो पॉटरी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बेयर पॉटरी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इस समय जो है वो मनी यानी मुद्रा का यूज होना शुरू हो चुका है। उससे पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है, बार्टर सिस्टम तो अब भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करेंसी का यूज होने लग जाएगा और सिल्वर की, चांदी की करेंसी यूज की जाएगी, जो पंच मार्क कॉइन होती थी। पंच मार्क यानी ठप्पा लगा करके बनाई जाती थी। ओके, ओरिजिन ऑफ इंडियन लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम, इसी समय पे महाजनपदों काल के समय पे ही भारत में न्याय व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। एक अलग से न्याय व्यवस्था बन जाएगी जिसको हेड करेंगे ब्राह्मण और पुरोहित, ये भी की पॉइंट याद रखना है आपको। और वो जो न्याय व्यवस्था बनेगी वो अपने आप में बायस्ड रहेगी। वो शुरुआत के जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी साइड में बायस्ड रहेगी, उनके लिए बहुत अच्छी जो है व्यवस्था रहेगी, लेकिन शूद्रों के एक तरीके से वो खिलाफ रहेगी। तो यहाँ पे लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम बनने लग जाएगा, लेकिन बायस टू हायर वर्णाज, जो उच्च वर्ण थे उनके लिए वो बायस्ड रहेगी। यहाँ पे जो भी मकान मिलते हैं वो पकी हुई ईंट के मिलते हैं, और यहाँ पे रिंग बेल्स भी मिलती हैं हमें। स्टार्ट ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, इस समय द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। पहला शहरीकरण कब हुआ? पहला शहरीकरण आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी पूरी शहरी सभ्यता थी, तो पहला शहरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। और द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत जो होगी 600 से 300 BC के आसपास में शुरू होगी। अब द्वितीय शहरीकरण क्यों हो रहा है, देखो आसानी से समझ सकते हो कि ऋग्वैदिक काल में अधिक सरप्लस नहीं था और उनके लिए पशु ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते थोड़ा सा खेती पे ध्यान देने लग गए, और 600 के आसपास में आते यहाँ पे महाजनपद बनने लग गए, सरप्लस अधिक हो गया।
सरप्लस अधिक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शिल्पकार बनने लग गए, अलग अलग वस्तुएं बनाने वाले बन गए। और सरप्लस अधिक हो गया तो राजाओं के द्वारा वहाँ पे टाउन यानी नगर बसाए जाने लग गए, और नगर बसेंगे तो वहाँ पे व्यापार होगा, व्यापार होगा तो निश्चित सी बात है लोग आकर के उस व्यापार वाले क्षेत्र में बसने लग जाएंगे और वहाँ पे शहरीकरण होने लग जाएगा। ठीक है, तो उस समय गांव को ग्राम कहा जाता था। गांव से ऊपर जो होते थे वो निगम होते थे, यानी मार्केट यानी आसपास के कस्बे के टाउन होते थे। उससे ऊपर जाते हैं तो नगर होते थे, उससे बड़े जो होते थे वो महानगर होते थे, और अंत में सबसे बड़ी राजधानी होती थी वहाँ की। ओके, तो ये एक तरीके से वहाँ के गांव और शहरों की इकाइयाँ होती थी। सबसे नीचे गांव होते थे, उसके बाद में निगम होते थे जो छोटा सा टाउन होता था, उसके बाद में नगर होते थे जिन्हें हम पुर भी बोलते हैं, उसके बाद में महानगर होते थे जिनमें ही उनकी कैपिटल होती थी। ओके, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया था इस समय ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अधिक बढ़ चुका था, और उसका कारण है सरप्लस। ठीक है, अब ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ कहाँ करते थे, ये एक्सटर्नल भी करने लग गए थे और इंटरनल तो होता था। एक्सटर्नल कहाँ पे, ये नॉर्थ में अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और ईरान वाले क्षेत्रों में, ऊपर की साइड में अफगानिस्तान, उससे ऊपर जाएंगे तो मेसोपोटामिया, और वहाँ पे पर्सिया वाले क्षेत्र में जो है वो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे नॉर्थ में ट्रेड कर रहे हैं। और ईस्ट में पूरब की तरफ जाएंगे हम तो ये म्यांमार बर्मा के साथ में भी व्यापार कर रहे हैं। ओके, इंटरनल बात करें तो यहाँ पे उत्तर पथ बन चुका था और दक्षिण पथ बन चुका था। उत्तर पथ जो था वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक था, और दक्षिण पथ जो था वो पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठानम तक था। देखो इस तरीके से आप देखेंगे, ये वाला मैप हम यूज करेंगे। ओके, एक चीज यहाँ पे कि ये ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड दोनों तरीके से कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं और अंदर भी कर रहे हैं। यहाँ पे अपना मगध वाला, अभी मगध एक्चुअली में इतना नहीं रहा, अब मगध वाला जो है वो बढ़ गया है, पूरा का पूरा इस तरीके से हो चुका है, धीरे धीरे यहाँ तक भी आ जाए। ओके, तो मगध वाले जो है साम्राज्य के लोग जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर्सिया के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में, ऊपर इधर की साइड में ग्रीक के साथ में भी व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, और इधर म्यांमार या बर्मा के साथ में व्यापार कर रहे हैं। ये तो हुआ एक्सटर्नल। और अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल में उन्होंने यहाँ पटना से लेकर के पाटलिपुत्र से लेके और तक्षशिला का तक एक रास्ता बना लिया था। उस रास्ते को बोला जाता था उत्तर पथ। ठीक है, उत्तर पथ, ये उत्तर पथ के थ्रू जो है वो पूरे भारत के अंदर जो है वो व्यापार किया जाता था। उसके अलावा दूसरा रास्ता उन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठानम तक नीचे की साइड में, इसे बोला जाता था दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, तो इससे भी पूरे भारत वाले क्षेत्र में जो है वो व्यापार किया जाता था। तो दो इंपॉर्टेंट पथ हो गए, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ जो है वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जा रहा है। ओके, और नीचे वाला जो है वो पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठानम तक जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या व्यापार करते थे, व्यापार क्या करते थे, कहाँ करते थे, तो ये पता चल गया क्या व्यापार करते थे। एक तो ये इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, और एक ये एक्सपोर्ट करते थे, बाहर बेचते थे। एक्सपोर्ट क्या बेचते थे, भारत के शिल्पियों जो द्वारा जो शिल्प उत्पाद किए जाते थे जिनमें हाथी दांत और बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश्ड किए हुए बर्तन होते थे, उनको ये एक्सपोर्ट करते थे, विदेशों में ले जाते थे। उसके अलावा क्या एक्सपोर्ट करते थे, भारत का कपड़े का उत्पादन होता था तो कपड़े का जो उत्पाद बनता था उसे एक्सपोर्ट करते थे। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी को भी ये एक्सपोर्ट विदेशों में ले जाते थे। उसके अलावा पल्स यानी मोती की माला को भी ये विदेशों में ले जाते थे। यहाँ से ये सामान लेके विदेश जा रहे हैं और उधर से सोना वापस लेकर के आते थे, उधर से सोना वापस लेके आते थे, तो धीरे धीरे भारत में सोना इकट्ठा होता चला गया, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा एक और उधर की साइड से ही एक महत्वपूर्ण खनिज होता है जिसे हम बोलते हैं लाजवर्त मणि। ठीक है, लाजवर्त मणि आपने अगर सुना हो तो पुराने समय पे में भी, अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो लाजवर्त शब्द का यूज किया गया है, एज ए कॉइन के रूप में यूज किया जाता। तो लैपिस लेजुली यानी लाजवर्त मणि को वहां से लेकर के आते थे। उसके अलावा हरिताश, एक हरे रंग का एक खनिज होता है, वो भी ये वापस लेके आते थे, और सिल्वर यानी चांदी वहां से लेकर के आते थे। तो ये एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल यानी कपड़े का कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी का कर रहे हैं। उसके अलावा क्राफ्ट्स के द्वारा जो बनाई जा रही है, जैसे आइवरी यानी हाथी दांत के उत्पाद, या पोर्ट्स यानी जो बर्तन है, उनको ये बाहर लेकर जा रहे हैं और उधर से गोल्ड और सिल्वर वापस लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा भी
महत्वपूर्ण खनिज जो चमकते हैं वो लेकर के आ रहे हैं, जिनमें हरिताश और लाजवर्त मणि है। ओके, अब ये व्यापार जो है वो कौन कर रहा है, पहले ये समझिए कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, अब ये कौन कौन इसमें सहायता दे रहा है। पहली बात तो आर्टिसन, जो शिल्पकार हैं वो तो शिल्प बनाने में सहयोग कर रहे हैं, और क्राफ्ट्समैन ये जो है वो यहाँ पे भारत में रहते हुए जो है वो शिल्प बनाने में काम कर रहे हैं। ओके, इनके शिल्प को मर्चेंट्स जो है वो व्यापारी जो है वो उठाते हैं, इनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है, जैसे किसी पॉटरी बनाई गई पॉटर के द्वारा, तो उस बर्तन को उठाएंगे ये, उसके लिए कुछ जो भी पैसा देना है वो देंगे, और उसको उठा करके ले जाएंगे। वो मर्चेंट क्लास होगी, जिसमें हाई लेवल के बिजनेसमैन थे, उन्हें सेठी बोला जाता था, हाई लेवल के बिजनेस क्लास को सेठी बोला जाता था, और मर्चेंट स्ट्रीट को वहाँ पे बेसास बोला जाता था। ठीक है, बेसास क्या है, वहाँ पे जो व्यापारी अपने टाउन में गलियां बना लेते थे उनको बोला जाता था बेसास। ठीक है, तो सेठी करके व्यापारी जो है वो हाई लेवल के बिजनेसमैन जो है वो सामान उठा के विदेश ले जाते थे। उसके साथ साथ में सरकार क्या सहयोग करती थी, तो उसने सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बना रखे थे, जिनमें से वो टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करते थे, लाइक कमिकाज, कमिक, ठीक है, कमिका, ये कस्टम ऑफिशियल्स होते थे। कस्टम, अगर कोई उत्पादन बाहर जा रहा है विदेश या बाहर से अंदर आ रहा है तो उस पर चेकिंग करने और उन पर एक्साइज ड्यूटी लगाना। उसके अलावा शुल्क अध्यक्ष होते थे, शुल्क अध्यक्ष, और उसके अलावा राजभट्ट होते थे, जो उस रास्ते को सिक्योर करने का काम करते थे, जिस रास्ते पे होके व्यापारी जा रहे हैं, जैसे उत्तर पथ जा रहा है तो इस पे रक्षा करने के लिए ही उन्होंने राजभट्ट लगा रखे थे मगध साम्राज्य के लोगों ने। ठीक है, तो ये शुल्काध्यक्ष जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करेगा। तो कौन करेगा, ये समझ में आ गया, आर्टिस्ट से बनाएंगे, व्यापारी उठाएंगे, और सरकार जो है उसकी सहायता करेगी, जिनमें कस्टम ऑफिशियल्स होंगे, शुल्काध्यक्ष होंगे, और राजभट्ट एज ए उनकी ट्रेवलिंग सेफ्टी का काम करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये समझ में आ गया, कहाँ करेंगे ये समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, ये की पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा महाजनपद वाला जो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रॉपर हिंदी के नोट्स जो है वो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, अब एक की पॉइंट और जो बाकी बचा हुआ, कि सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कि इन 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्र थे, राजा का बेटा राजा बनेगा इस तरीके से, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे। ये सबसे की पॉइंट है कि इन 16 महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद थे जो रिपब्लिक थे। अब इस बात को आप सोच के देखिए कि आज के समय पे जो पश्चिमी लोग ये बोलते हैं कि हम लेकर के आए लोकतंत्र का विचारधारा, हम लेकर आए रिपब्लिक की विचारधारा, यही विचारधारा भारत में आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट थी। तो जो गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे, एक तो शाक्य थे, उसके अलावा मल्ल वाला क्षेत्र था, उसके अलावा बुली वाला क्षेत्र था, और उसके अलावा विधेय और लिच्छवी थे। ये छोटे छोटे जनपद थे, एक्चुअली में ये छोटे छोटे जनपद थे, और ये गणतंत्र थे। तो याद रखना, शाक्य गणतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था, और विधेय गणतंत्र था। ये की पॉइंट में याद रहने चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद या कौन सा जनपद जो था वो गणतंत्र था। गणतंत्र यानी वहाँ के राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। तो मोस्टली वो मल्ल का ऑप्शन जरूर देंगे, तो मल्ल ही आप वहाँ पे ऑप्शन लगाना। ठीक है, अगर वो जनपद में बोलें शाक्य जनपद या लिच्छवी या विधेय, तो आप जो है वो आंसर लगाएंगे इनमें से किसी एक में। ओके, बाकी जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। तो कहानी कैसे है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नवीन तकनीकों का प्रयोग होने लग गया। यज्ञ प्रधान धर्म की अवनति के कारण भारतीय इतिहास में एक विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। नवीन तकनीकी आने लग गई और धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड रिजिडिटी आ चुकी थी, इसलिए कुछ नए परिवर्तन की आवश्यकता होने लगी। उसी समय पूरे लोहे की खोज होने के कारण नवीन कृषि प्रणाली हुई और अधिशेष उत्पादन बनने लगे। उत्पादन बनेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, बड़ी बस्तियां बनेंगी, और जनपद जो है वो महाजनपद बनने लग जाएंगे। तो ऐसी यहाँ पे प्रस्तावना है। ओके, तो ये कुछ राजा हैं, उन राजाओं के नाम भी आप याद रख सकते हैं। महाजनपद में मैंने आपको राजाएं नहीं बताए, अब मगध जो आएगा उसके बारे में ही मैंने आपको राजाओं के नाम बताए। बाकी अन्य कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मगध का बिंबिसार तो बता ही दिया, अजातशत्रु से सुना गया तो पूरा वंश बता दिया। अवंती के चंड प्रदोत थे, ये की पॉइंट आपको याद रख लेना। महाजनपदों में से एक राजाओं के नाम पता चल रहा है, वो अवंती के चंड प्रदोत थे।
उसके अलावा काशी के अशुसेन थे, कौशल के प्रसेनजित, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौशल के प्रसेनजित ये आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा आपके। ओके, उसके अलावा मत्स्य के विराट, उसके अलावा सूर्यसेन के अवंती पुत्र, और उनके अलावा यहाँ पे एक और ध्यान रख, अंग के ब्रह्मदत्त, ये कुछ याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कौशल के प्रसेनजित और अवंती के चंड प्रदोल, दो नाम तो आप क्लियरली याद रख लेना। ठीक है, ये महाजनपद काल के टाइम पे कौशल के प्रसेनजित और अवंती के चंड प्रदोल, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने शुरुआत में बता दिया, मगध की राजधानी राजगिर है, क्षेत्र ये वाला, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, बस्त की राजधानी कौशाम्बी, याद करनी है आपको, मैप आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अवंती की राजधानी उज्जैनी, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर जो है वो हरियाणा में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला क्षेत्र, बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, सूरसेन मथुरा राजधानी है, अंग की राजधानी चंपा है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, उसके अलावा कंबोज की राजपुरा या हाटक है, चेदी की राजधानी शक्तिवती या सोथीवती है, और असमक की राजधानी पोतन है। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष का कारण क्या रहा, थोड़ी देर पहले बताया, उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज की उपलब्धता, नदी व स्थलीय व्यापार, कृषि में लोहे का उपयोग, जंगलों में हाथी की उपलब्धता, धान यानी चावल का उत्पादन, सामाजिक खुलापन और कृषि में दासों का प्रयोग, इसके कारण जो है वो मगध के पास में अधिक एडवांटेज हुए और बाकी जो जनपद से उनसे आगे निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने हर्यक वंश से पहले भी एक जो है वो बृहदत्त रहा था जिसने इस मगध की शुरुआत की थी, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि मगध वंश, मगध जो है वो साम्राज्य या महाजनपद की जो शुरुआत की है, उस आरंभिक राज्य की शुरुआत जो की है वो जरासंध के पिता बृहदत्त के द्वारा की गई है। तो ये की पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, मगध महाजनपद की शुरुआत जो है वो जरासंध के पिता यहाँ पे बृहदत्त के द्वारा की गई है। ठीक है, और इस वंश का अंत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था। ओके, हर्यक वंश मैंने आपको बता दिया था, बिंबिसार के बारे में बता दिया था। ठीक है, जिसने वैवाहिक संबंध किए थे, राजधानी अपनी राजगृह में बना ली थी, अंग पर अधिकार कर लिया था, कौशल नरेश प्रसेनजित महाकौशला के साथ इसने शादी कर ली थी और काशी जो है वो प्राप्त कर लिया था। उसके अलावा लक्ष्मी कुमार राजकुमारी चेलनना के साथ इसमें शादी कर ली थी। पंजाब की तीसरी पत्नी जो थी पंजाब के मर्द कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। तो इसने जो है वो संबंध बढ़ाए, शादी संबंध बढ़ाए और क्षेत्र विस्तार किया। इसका जो राजवैद्य था वो जीवक था। ठीक है, बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बेलुवन नामक उद्यान बौद्धों को दान में दे दिया था। ओके, अजातशत्रु इसने अपने पिता को मारा था, इसलिए इसे पितृंता कहा जाता है। और इसके शासन में कौशल, काशी और बज्जी संघ पे विजय प्राप्त कर ली गई। दो इंपॉर्टेंट हथियार इसने बनाए, महाशिला कंटकम और रथमूसल। अजातशत्रु जो है उसने मजबूत दुर्ग बनाए और राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर उसने एक स्तूप बनवाया था। ठीक है, उसने राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। उसके बाद में उदयन आता है, उसने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। उदयन के बाद में अनिरुद्ध मुंड और ये दर्शक ने भी शासन किया, लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। राज्य में असंतोष था तो जनता ने बनारस के उपराजा शिशुनाग को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बज्जी पर नियंत्रण स्थापित करके उसने वैशाली को दूसरी राजधानी बना दिया था। ओके, कालाशोक इसके समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। नंदवंश, नंदवंश में सबसे इंपॉर्टेंट महापद्म नंद ने इसकी शुरुआत की, जो अपने आप को सर्व क्षत्रांतक कहता था, क्षत्रियों को नाश करने वाला, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, और उग्रसेन भी कहा जाता था क्योंकि उसकी सेना काफी बड़ी थी। अपने आप को वो एक छत्र पृथ्वी का राजा कहता था। अनुलंघित शासक भी कहता था, यानी परशुराम के समान मानता था अपने आप को। खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से उसका उत्तराधिकारी बना, जो वो था धनानंद, और इसी के समय पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये धनानंद को अग्रमीज और चैंद्रमीज भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये हुआ अपना
नंद वंश। देन हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी में ईरानी शासक। ईरानी शासक में पहला जो है वो राजा साइरस ने असफल प्रयास किया। उसके बाद में डायरस यानी दारा प्रथम ने जो है वो आक्रमण किया। ठीक है, डायरस जो है वो दारा प्रथम है, उसने आक्रमण किया और ये प्रथम जो है वो सफल आक्रमण था और उसने गांधार व पंजाब वाले क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तो वो आप ध्यान रख लेना। यहाँ पे जब विदेशी आक्रमणों की बात कर रहे हैं तो विदेशी आक्रमणों में ये वाला, यहाँ मैंने राजा दारा प्रथम लिख लिया है, यहाँ नहीं, ये किंग डायरस को ही दारा प्रथम बोला जाता था। किंग डायरस जो है उसे दारा फर्स्ट बोला जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना आपको। ओके, तो ये यहाँ पे जो है वो शासन हो चुका है ईरानी या पर्शियन लोगों का। और फिर उसके बाद में ग्रीक आक्रमणकारी आते हैं। सिकंदर के द्वारा अरविला को हरा दिया जाता है और उसके बाद में वो यूनानी आक्रमण जो है वो भारत में होता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है और तक्षशिला पहुंचते ही वहाँ का शासक आम्बी जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, पिता का नाम फिलिप था। झेलम के किनारे हाइडेस्पस का युद्ध होता है जिसमें पोरस को पराजित कर दिया जाता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पोरस को पराजित नहीं किया जाता है। पोरस के साथ में उसे लास्ट में संधि करनी पड़ती है और पोरस को उसका क्षेत्र देना पड़ता है। ब्यास नदी से उसके सैनिक वो आगे नहीं बढ़ते हैं और वो वापस चल जाते हैं। भारत के जीते हुए क्षेत्रों में से जो है वो 3 गवर्नर नियुक्त कर देता है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद में वापस जाते टाइम उसकी 326 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, परिणाम स्वरूप भारत यूरोप के निकट आया। भारत और यूनान के मध्य संपर्क स्थापित हुआ। भारत के छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। इतिहासकारों से महत्वपूर्ण भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी मिली और मुद्रा निर्माण की कला सीखने को मिली। ओके, तो ये हमने पूरा अपना महाजनपद काल देख लिया। ये ओवरव्यू है, ये आप ध्यान रख लेना। कुछ सवाल हैं, अब आसानी से आप दे सकते हो उन सवालों के जवाब। मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप जवाब देखना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो 6वीं शताब्दी के आसपास में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बीसीसी से हम बोलेंगे, तो उस समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? तो मगध सर्वाधिक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में लिच्छवी शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, तो ये की पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट पूछा जाए कि कौन गणतंत्र था, तो मल्ल भी आता है, तो मल्ल का नाम रख लेना। लेकिन पहला, सबसे पहला गणतंत्र जो बना था वो लिच्छवी शासकों के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। तो वैशाली जो था वो क्या था? पहला गणतंत्र था विश्व का। 6ठी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ आई? तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ से ली गई है? तो अंगुत्तर निकाय से ली गई है। ओके, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र पांचाल की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। गोदावरी नगर के नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो सबसे नीचे अशक था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पे शिशुनाग के द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया और उसे जीत लिया गया। राजा नंद का उल्लेख खारवेल की हाथी गुम्फा लेख में मिलता है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्म नंद, जो क्षत्रियों का विनाशक भी अपने आप को बोलता था। ऐसे ही परशुराम ने भी, करीब ऐसा बोला जाता है, परशुराम ने भी बहुत बार जो है वो पृथ्वी को क्षत्रियों का विनाश किया था, तो वही अपने आप को अपरो परशुराम बोलता था। तो महापद्म नंद। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो बिंबिसार का परम जो था दरबार, उसमें राजकीय वैद्य जो था वो जीवक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किसका शासन था? नंदवंश में, और जिसमें धनानंद का शासन था। निम्नलिखित से मगध का कौन सा राजा सिकंदर मान के समकालीन था? धनानंद था। निम्नलिखित कौन सा 6वीं पूर्व प्रारंभ में शक्तिशाली बना? तो मगध था। ये तो हुआ आपका शॉर्ट लेवल के, और ये आईएएस में पूछे गए 2 सवाल हैं, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। यह उन्होंने बोला है कि ये मानचित्र है, 16 महाजनपदों के अनुसार से इनमें स्थान अंकित कीजिए। अब आप आसानी से कर सकते हो। ये वाला क्षेत्र आपको जयपुर वाला लग रहा होगा, तो जयपुर में कौन सा क्षेत्र है? जयपुर में जो है वो अपना मत्स्य वाला क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य, जिसकी राजधानी
विराटनगर है। ओके, ये वाला क्षेत्र आप पहचान रहे होंगे, एमपी में कौन सा क्षेत्र है, ये अवंती वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी उज्जैनी है। ये वाला क्षेत्र आप पहचान रहे होंगे, सबसे सब लास्ट में जा रहा है, तो ये अंग है, ठीक है, अंग है जिसकी राजधानी चंपा है। सी वाले का आप फिक्स भी नहीं कर पाओ क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं, तो बट ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लेंगे तो आप पहचान जाएंगे, तो बस सही है। तो ए बी सी डी देखें तो मत्स्य, अवंती, बस और अंग, मत्स्य, अवंती, बस और अंग, ये आंसर आपका सही है, मैप में आप मिला लेना। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो भगवान बुद्ध से किसका संबंध था? एक्चुअली में ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड लेक्चर रहेगा, उससे पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस से देखें तो आप आसानी से आंसर भी दे सकते हो। अवंती, अवंती कहाँ है? अवंती देखेंगे तो अवंती ये रहा, ठीक है। उसके बाद में कौशल, गांधार, गांधार कहाँ है? गांधार यहाँ पे था। तो ये तो आप पहचान लोगे कि को अवंती के साथ में और गांधार के साथ में तो कोई संबंध नहीं था, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म और सारा जीवन काल इधर ही गया था, सारनाथ के पास में, लुम्बिनी के पास में, गया के पास में, ये मगध वाले क्षेत्र में गया था, इनसे कोई संबंध था ही नहीं उनका। तो निश्चित सी बात है, जहाँ पे अवंती और गांधार हो तो आप कैंसिल कर ही दोगे। और उसके अलावा कौशल और मगध से संबंध था, तो ऑप्शन 3 और 4 सही है इसमें, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का संबंध कौशल और मगध जो महाजनपद थे उनसे था। तो इस तरीके से हमारा महाजनपद वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने 16 महाजनपद बता दिए, इनकी लोकेशंस मैं लास्ट में जाते जाते आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि इनकी लोकेशंस और इनकी राजधानी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करता हूँ मैं ऊपर से। कंबोज भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुरा बोल सकते हैं। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ये भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। कुरु, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन, सूरसेन वाला जो क्षेत्र है अपने भरतपुर, मथुरा, आगरा वाला क्षेत्र है, जिसकी राजधानी मथुरा है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर है, जो अपना जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, वो उज्जैन एमपी वाला क्षेत्र है। नीचे की साइड में सबसे दक्षिणतम अगर आपसे पूछा जाए तो अस्सक है, जिसकी राजधानी पोतन है। उसके बाद में चेत्ती है या चेदी, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसकी राजधानी शक्तिमती है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। अब ऊपर से नीचे आते हैं, पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी, इस तरीके से। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती यानी आज के समय पे आप अयोध्या वाला क्षेत्र बोल सकें, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, काशी की राजधानी बनारस और बज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक है। ये की पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। वैशाली या बज्जी प्रथम गणतंत्र था विश्व में, बहुत हमेशा ध्यान रखना है। प्रथम गण एग्जाम में पूछा जाए विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वो वैशाली और बज्जी था। ओके, अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी राजगिर है और पाटलिपुत्र थी। ये मगध धीरे धीरे बढ़ता है। इसके हमने साम्राज्य देखे कि बृहदत्तर जो है वो शुरुआत करता है, उसके बाद में सबसे पहले हर्यक वंश आता है, ठीक है। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आता है और उसके बाद में कण्व। तो कण्व और शुंग तो हम जो है वो मौर्योत्तर काल में देखेंगे। अगला लेक्चर जो है वो मौर्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बिंदुसार और उसके बाद में अशोक, इनको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनको देखेंगे। और फिर उत्तर और मौर्योत्तर काल वाले लेक्चर में शुंग और कण्व को देखेंगे, और उस समय दूसरे विदेशी आक्रमणकारी आएंगे। ये पहले वाले विदेशी आक्रमणकारी जो रहे वो ईरान रहा, और उसके अलावा ग्रीक वाला अलेक्जेंडर यानी सिकंदर रहा, ठीक है। तो ये अपना महाजनपद वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने महाजनपदों का उदय देखा, मगध वंश के प्रमुख ये वंश देख लिए, एंड विदेशी आक्रमण देखे, पर्शियन एंड ग्रीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।